आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया है कि दुनिया में अगर पैसा ना होता तो क्या होता? बेसिकली कहीं ना कहीं एक टाइम पर तो कभी ना कभी हमारे माइंड में ये थॉट जरूर आया होगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ मनी। एंड द थिंग इज कि अगर पूरी लाइफ में पैसा 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 ही अवेलेबल है, तो अगर पैसा ना होता तो लाइफ कैसी होती, लाइफ में क्या होता? कभी इस बारे में सोचा है? तो आपने बोला हाँ सर, हमने इस टाइप का कुछ थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चला तो था। बट द थिंग इज कि आप इस बात को समझिए, ऐसी भी एक टाइम था, ऐसी भी एक दुनिया थी। लाइक ऑब्वियस है, दुनिया तो यही थी, बट ऐसा भी एक टाइम था जब पैसा नहीं हुआ करता था। तो वहां पे कैसा चलता था, क्या काम होता था, कैसे होता था, क्या प्रॉब्लम आती थी, एंड क्या ऐसा हुआ या किस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया गया जिस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया? इज इट? आज हमारी लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए अगर हमारे पास पैसा आ जाए। तो चलो ठीक है, इसी बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि भाई बेसिकली मनी सप्लाई, मनी होता क्या है एंड मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, मनी के क्या फंक्शन थे, सब कुछ इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर, एंड चलिए शुरू करते हैं। अपन यहाँ पर बात करते हैं मनी को लेकर के कि मनी है क्या बच्चा। बट उससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि एक ऐसी दुनिया जिस टाइम पर पैसा नहीं था, तो उस दुनिया को, उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता था, या उस सिस्टम को जहां पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, उस सिस्टम को क्या बोला जाता था बच्चा? उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला जाता था बच्चा? तो आपने बोला सर उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। एंड बार्टर सिस्टम वी कैन ऑल्सो से दैट बच्चा सी टू सी इकोनॉमी। क्या बोला जाता था? सी टू सी इकोनॉमी। अब ये सी टू सी इकोनॉमी नाम क्यों रखा गया भाई? सी टू सी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो सी टू सी का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी, इज इट? यानी कि जब दो पार्टीज में ट्रांजेक्शन होता था तो एक पार्टीज यहां से कुछ सामान दे रहा है एंड दूसरा पार्टी बदले में उसको कुछ सामान दे रहा है, यानी गुड्स एंड गुड्स। मेरे पास सपोज मेरे पास मैंने राइस उगा लिया तो मेरे पास राइस अवेलेबल है, बट अगर मुझे वीट चाहिए तो मुझे वो पर्सन को ढूंढना है जिसके पास वीट अवेलेबल हो और वो राइट्स एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। तो भाई ऑल दो यहाँ पर पैसे का कोई इंपैक्ट था ही नहीं। So this system will be known as barter exchange, or we can say that the barter system, correct? तो चलिए अब barter system की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको हम बोलते हैं बच्चा लिमिटेशंस, है ना? पहले डेफिनेशन पढ़ लें। तो इट इंप्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। क्या बोला गया? बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक इस तरह का एक्सचेंज जहां पे बच्चा गुड्स टू गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ मनी। रेट इन्वॉल्विंग यानी मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ एक हाथ से गुड्स दिया गया एंड दूसरे से भी गुड्स मिल गया, गुड्स टू गुड्स का ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज बार्टर सिस्टम। करेक्ट बच्चा? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक से। बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, विच इज टू बी नोन एज लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई लिमिटेशन कौन कौन से लिमिटेशन थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया बच्चा, तो बेसिकली पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। भाई कोई एक गुड्स दे रहा है, कोई दूसरा गुड्स दे रहा है, भाई हो सकता है कोई दूसरा गुड्स बेच कीमती हो, कोई दूसरा गुड्स हो सकता है भाई वो बहुत बेसिक सा हो। तो ऑल दो ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि भाई जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हो तो वहां पर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। आज हमें मालूम है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके 100 रुपए में देने, हम 100 रुपए दे रहे हैं। बट द थिंग इसकी पहले हो सकता है भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आज की तारीख में जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास गरम मसाले बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं राइस के साथ। अब राइस के कंपैरिजन में गरम मसाला जो उसकी डिमांड ज्यादा है एंड कंपैरिजन में हम बोलेंगे भाई कि वहां पे राइस ज्यादा अवेलेबल होता है और गरम मसाला कम होता है, बट स्टिल हमें देना पड़ रहा है क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं कि कितना कितना देना है, जिससे जितने में डील हो जाए उतने में अपन को करना पड़ता था ट्रांजेक्शन। तो पहला प्रॉब्लम तो क्या हो गया? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें बार्टर सिस्टम ये समझता है कि यार हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास राइस अवेलेबल है, मुझे वीट वाले पर्सन को ढूंढना है और वीट वाले पर्सन मुझे मार्केट में बहुत सारे मिल गए। पहले तो ये चीज है कि आपको मार्केट में सबसे पहले ढूंढना है जिसके पास वीट अवेलेबल। फिर दूसरी एक और प्रॉब्लम वहीं पे सडन आपकी अराइज हो जाती है कि हमें उस पर्सन को ढूंढना है जो जिसके पास वीट अवेलेबल हो और जो राइस से एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो मुझे चाहिए वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो उसको चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। सो इसको बोला जाता है बच्चा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ओके, सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि फेस की जाती थी ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम, है ना? तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स,
हम उधारी में पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आज अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज हमने गुड्स दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते थे 6 महीने बाद हम आपको इतना गुड्स दे देंगे, इज इट? तो ये पॉसिबल नहीं थे। आज डेफर्ड पेमेंट्स की वजह से आप देख सकते हो कितना ज्यादा सेल हो रहा है, बट द थिंग इज कि उस टाइम पर कोई भी डेफर्ड पेमेंट्स वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये भी एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स आर देयर जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो ऐसे गुड्स हमने बदले हैं, तो वो हमें यूज करने पड़ेंगे। बट अगर हम चाहते हैं, जैसे आज हम पैसे को बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, जब तक रखना चाहो जब तक रख लो, बट उस टाइम पर किसी गुड्स से अगर आपने एक्सचेंज किया तो वो गुड्स हो सकता था आप उसको सेव नहीं कर सकते या स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ऑलरेडी वो चीज पता है, इज इट? नेक्स्ट बोलेंगे चलेगा डिजिबिलिटी। अब भाई मेरे को फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास एक टेबल है, या मेरे पास एक सपोज करो बेड है, इज इट? अब बेड है मेरे पास और मुझे उस बेड को एक्सचेंज करना है, किसके साथ बच्चा? मुझे एक्सचेंज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं राइस के साथ। तो भैया राइस लेने के लिए अगर मुझे बेड देना है तो मुझे पूरा बेड देना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार बेड बहुत ज्यादा है तो मैं उसको कट करके दे सकता हूँ क्या? नहीं सर, वो तो पूरा यूज ही खत्म हो जाएगा। या जैसे लाइव गुड्स होते हैं, जैसे घोड़े होते हैं, हाथी होता है, तो बेसिकली जनरली इनको भी आप आधा आधा करके दे सकते हो किसी को? नहीं सर। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती है। तो ऑल दो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। एंड द थिंग इज की डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के सिनेरियो में भी बहुत डिफिकल्टीज आती थी अगर आप बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मनी को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। आप सबको पता है भाई, जहां पे प्रॉब्लम्स है वहीं पे सॉल्यूशन लाया जाता है ना, जेड? अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं होती तो सॉल्यूशन के रूप में मनी को क्यों लाया जाता? ऑब्वियस है। तो जब मनी को लाया गया बच्चा, तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। यानी जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस है वो मनी के फंक्शंस है, कि मनी के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो, आप डिविजिबिलिटी कर सकते हो, आप कॉमन मेजर वैल्यू कर सकते हो, आप स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है मनी के केस में। तो चलिए हमने आगे बढ़े और हम बात करते हैं बच्चा मनी के बारे में, कि मनी रिफर्स टू एनी विच एक्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। ये डेफिनेशन के अंदर ही इन्होंने फंक्शंस डाल दिए। जेड क्या बोला गया कि मनी रिफर्स टू एनीथिंग व्हिच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम जिसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी चीज, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द थिंग इज की यूनिट ऑफ अकाउंट, वी कैन आल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड प्रेफर्ड पेमेंट्स। दिस इज कंसिडर्ड एंड कॉल ऑफ मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी सिस्टम में आपने डेफिनेशन में क्या बोला? मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यू which is used by us for exchange between the two parties। सिंपल सी बात है भाई कि जब ट्रांजेक्शंस हो रहा है एंड ट्रांजेक्शन में कभी भी अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पे हम मनी को यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे एक्सचेंज पॉसिबल हो जाए। दैट तो मनी को लाया क्यों गया बच्चा? क्योंकि हमने क्या बोला कि भाई बार्टर सिस्टम चल रहा था पहले। क्या चल रहा था? तो अपना सर बार्टर सिस्टम चल रहा था एंड बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया किसके थ्रू बच्चा? जब इंट्रोड्यूस किया गया मनी को। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? जब इंट्रोड्यूस किया गया मनी को। तो मनी ने सारी प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक के अंदर बार्टर सिस्टम की वजह से चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया थ्रू या हम बोल सकते हैं भाई इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के साथ। करेक्ट? तो ये मनी के फंक्शंस की बात करते हैं। चलिए इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या बोला? ऑब्वियस है, आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो कि बेसिकली सर सेम टाइम एक्ट्स मेजर स्टोर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स एंड ऑल। तो द फंक्शन ऑफ मनी, whenever we talking about the function of money, so आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? the function of money will be classified into two different categories। okay, first will be your primary function and second will be your secondary function। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो functions of money है इसको क्लासीफाई कर दिया दो चीजों में, प्राइमरी फंक्शन में एंड द थिंग इसके सेकेंडरी फंक्शन। जो मेजर फंक्शन है, जो सबसे मेन फंक्शन है, जो सबसे मेन काम है मनी का, वो क्या है बच्चा? तो आपने सबसे पहले सर फर्स्ट विल बी योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ इट। तो मीडियम एक्सचेंज का मतलब क्या है? मीडियम एक्सचेंज का मतलब है कि हम मनी के थ्रू कभी भी कोई भी चीज, गुड्स वगैरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी वी कैन इजीली एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू डिफरेंट पार्टीज बाय यूजिंग द लाइक दिस टर्म्स, यानी कि मनी बेसिकली इज इट। तो हम मनी को यूज करके हम इजीली ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शंस खरीदने को लेकर के हो, चाहे बेचने को लेकर के हो, चाहे वो गुड्स खरीदे जा रहे हो, चाहे वो सर्विसेज खरीदे बेचे जा रहे हो। सिंपल सा थॉट है। ओके, तो भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया मनी को। दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मनी, और वी कैन से दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। गॉट इट? तो चलिए भाई, देन सेकंड विल बी योर by using the money we can easily find out the common value of a particular goods and services। okay, आज हमें पता है कि भाई कोई गुड्स हमें खरीदना है तो उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, हम बता पाते हैं। हमें कोई सर्विसेज लेनी है, हम बता पाते हैं कि सर्विसेज कितने की है इन टर्म्स ऑफ रुपीस।
कैसे ये पॉसिबल, क्या ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था? तो आप लोगों ने नहीं सर, ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये पॉसिबल हो गया? तो बेसिकली मनी आने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की एक वैल्यू तय कर सकते हो, एक वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। ये हमारे लिए अब पॉसिबल है जब हम हर चीज को मनी से रिप्रेजेंट करते हैं, मनी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? सो आपने बोला यार बिल्कुल क्लियर है, दिस इज कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकंड क्या था हमारा? द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या था? तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में आ गया सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी मनी के थ्रू आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। आप क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को प्रमोट कर सकते हो। मतलब मैंने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है? तो आपने बोला सर आज हमने गुड्स खरीद लिया और प्रॉमिस कर दिया कि इसका पेमेंट बाद में कर देंगे। हमने आज सपोज करो भाई सर्विसेज ले ली और हमने प्रॉमिस किया कि इसका पेमेंट बाद में कर देंगे। तो क्या बाद में जाकर के वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? जितने में आज एट प्रेजेंट तय हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट ही हमें बाद में देना पड़ेगा। यानी कि इट इज पॉसिबल फॉर अस कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ये चीज पॉसिबल नहीं थी ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम या ड्यूरिंग द बार्टर एक्सचेंज। ओके, चलो भाई, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं? अरे भाई, थोड़े दिन पहले नहीं सुना था आपने, 4 साल पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कितना सारा पैसा घर में लोगों ने स्टोर करके रखा था, सब बाहर आने लगा। अभी भी आपने देखा होगा रेट पड़ती है, तो रेट जब किसी के घर पे पड़ती है, किसी के सेंस किसी के घर पे रेट पड़ती है, तो बेसिकली क्या देखा जाता है, उनके घर में से भाई बहुत सारा पैसा निकलता है। बहुत 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 सारा पैसा निकलता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि वो लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो बेसिकली मनी के टाइम पे, अच्छा ये नेगेटिव चीज हो सकती है, बट इट इज अ पॉजिटिव कि हम पैसे को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आज अभी खर्च नहीं करना है, तो हमें ऐसा तो नहीं है पैसा खराब हो जाएगा रखे रखे, या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है। एंड थिंग्स के ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वी कैन इजीली, जिसको हमने दे दिया उसका वैल्यू हो गया, यानी कि वी कैन इजीली ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ मनी। अगर मेरे पास अवेलेबल, मैंने 100 रुपए किसी को दे दिए, तो वो अपराइट उसका है। यानी जैसे हम बेयरर की बात करते हैं कि जिसने पैसा होल्ड किया हुआ है, उसका, उसकी प्रॉपर्टी है वो, उसके पास परचेसिंग पावर है। करेक्ट? तो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे बच्चा द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज मैंने सप्लाई ऑफ मनी। अब बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि सर मनी तो समझ में आ गया, बट हमें नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो भाई सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, तो भाई मैं एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो है ना, आप लोग ऐसे गुस्सा मुस्सा मत होना कि सर आपने क्या ही बना दिया पता नहीं, है ना, क्योंकि मैप में हो सकता है इशू हो जाए, ठीक है? तो गुस्सा मत होना, ठीक है? सपोज ये मैप है इंडिया का, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं फिलहाल पे। तो हमने क्या बोला, इस पूरे इंडिया की इकोनॉमी में, या हम चलो मैप ना बना के हम डायरेक्टली बोल जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, और इस पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा एग्जिस्ट करता है, जितना भी पैसा एग्जिस्ट करता है ना, हम उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। इज इट? अब वो पैसा कहां कहां एग्जिस्ट करता है बच्चा? तो एक बात ध्यान रखिए, जब मनी सप्लाई को फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है टर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक इकोनॉमी के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है, उस पूरे अमाउंट को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इज इट? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया, इसका मतलब सप्लाई ऑफ मनी इज एन स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? सप्लाई ऑफ मनी इज एन स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलेगा? टोटल स्टॉक ऑफ मनी। मनी सप्लाई मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी, currency notes, coins and demand deposit of bank in the circulation are held by public at a given period of time। क्या बोला गया? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के हाथ में एंड बैंक के हाथ में कितना पैसा अवेलेबल है, इन फॉर्म ऑफ करेंसी, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करें, तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ मनी सप्लाई, द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल स्टॉक, या द टोटल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई या मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल कितना स्टॉक है, इसको हम मनी सप्लाई यहां पर बोल रहे हैं। क्लियर है? चल, एक और डेफिनेशन क्या बोलिए? सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मनी सप्लाई के लिए मैंने आपको समझाया, तो मैंने क्या बोला कि भाई जितनी भी पब्लिक है और जो बैंक है, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कैश, इन करेंसी, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। बट इसके अंदर अगर कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको टोटली आपको एक्सक्लूड रखना है। गॉट इट? फिर क्या बोला गया भाई? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री आर दे इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ कंट्री। यानी जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रन हो रहा है,
बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पूरा का पूरा सर्कुलेट हो रहा है, उसको आप यहाँ पे कंसिडर करने वाले हो। करेक्ट? तो चलिए, यहां तक आपका पूरा थॉट क्लियर था। अब हम लोग मेजर ऑफ मनी सप्लाई की बात कर लेंगे कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है भाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है कि आप मनी सप्लाई को किस तरह से मेजर कर सकते हो। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट 4 कैटेगरीज। ओके, मनी सप्लाई को मेजर करने की बात करेंगे तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई विल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट 4 कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी योर M1, M2, M3 एंड M4। इज इट? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई अगर हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई को क्लासिफाइड करते हैं तो वो 4 चीजों में क्लासिफाइड होता है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 मतलब क्या होता है? सो M1 मतलब बच्चा अगर हम बात करेंगे, M1 इज इक्वल टू करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग एंड करंट। जितना भी पैसा बैंक के पास है, पब्लिक, बिल्कुल यहां पर कि पब्लिक एंड बैंक, जितना भी पैसा पब्लिक और बैंक के पास है उस पैसे को हम लोग M1 बोलते हैं। यानी करेंसी, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्प विद पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक। करेक्ट? इज कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ M1। M2 में बच्चा M1 पूरा जाएगा और इसके अलावा प्लस हो जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। क्या हो जाएगा? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस, यानी M1 वाली पूरी चीज है, यानी करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक एंड बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। इज इट? अगर कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट करके रखा है तो ये अगर आप ऐड कर देते हो M1 के साथ तो इट बिकम M2। इज इट? M2 इज अ सेकेंडरी, सेकेंड थॉट अगर हम बोला मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट है। थर्ड बोला जाए तो बच्चा क्या बोला जाएगा थर्ड में? तो आप लोग सर बेसिकली थर्ड की अगर हम बात करें तो टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट यहां पर आपको देखा जाएगा। इज इट? क्या बोला जाएगा थर्ड में? टाइम डिपॉजिट्स कि M2 पूरा ले लो और प्लस टाइम डिपॉजिट, M2 पूरा और टाइम डिपॉजिट। क्लियर है? तो आप लोग 100% क्लियर है सर। एंड M4 के अंदर क्या आ जाएगा बच्चा? तो M3 पूरा, M3 पूरा और इसके साथ फिर हमारे पास यहां पर आ जाएगा टोटल एक्सक्लूडिंग वाला, यानी जो पैसा आपने सपोज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में डाला हुआ है वो अमाउंट यहां पर हमें देखने को मिलेगा जो कि M4 होता है। बट ओवरऑल चारों में से आपको सबसे कंफर्म वाला जो है ना, जो सबसे पहले क्लियर रखना है अपने को थॉट, वो आपका M1 ही होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल दो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एंड द थिंग इसकी सेंट्रल बैंक के भी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो बच्चा अभी इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने पूरा मनी पढ़ा, बार्टर सिस्टम पढ़ा एंड द थिंग इज की हमने पढ़े यहाँ पर क्या होता है मनी सप्लाई एंड द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे किया जाता है, क्या होता है M1, M2, M3, M4, सब कुछ यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बट द थिंग इज की अभी अपन को और बहुत सारा पढ़ना है एंड द थिंग इज कि आपको लगता है कि और सारी चीजों का भी हमें पार्ट रहना है सर, तो व्हाट आई वेटिंग फॉर, फटाफट जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट एंड द थिंग इज पूरे सेशन को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और बच्चा फटाफट फटाफट ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा कि अभी इस सेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको आगे अपकमिंग बहुत सारे सेशंस का भी पार्ट रहना है। सो ऑल द बच्चा वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।